बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा बीएस केमिस्ट्री 6 सेमेस्टर का आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज दूसरा टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जाहिर सी बात है, ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की दो टाइप्स होती है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है और एक वोल्टिक या गैल्वानिक सेल होती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी जब कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जो खुद ब खुद ना हो रहा हो, तो हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ताकि वो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो कैरी ऑन हो जाए। तो उस रिएक्शन उस सेल को, यानी वो जो हम सारा सिस्टम सारा असेंबली उसकी करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है। इसी तरह हमारे पास वोल्टिक या गैल्वानिक सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल्स में हमारे पास डाउन सेल्स या नेल्सन सेल्स होते हैं। इसी तरह वोल्टिक या गैल्वानिक सेल के अंदर हमारे पास डैनियल सेल्स और फ्यूल सेल्स की एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी है। अब जो हमने इसको नेक्स्ट लेके चलना है वो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिटेल में डिस्कस करना है। इसके बाद हम वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल की जाने पाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो हमारे पास, ये मैंने जनरल उसका एक स्केच बनाया है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस कैसे होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसके अंदर हमारे पास एक लिक्विड आपको नजर आ रहा है जो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं, जिनमें से एक जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो एनोड कहलाता है और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो कैथोड कहलाता है। अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये ऐसा सोल्यूशन है, ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें हमारे पास ऐसा सोल्यूशन है जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसमें होना है। अब हमने क्या कराना है कि वैसे वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दीज इलेक्ट्रोड्स, जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करने के लिए हमने दो इलेक्ट्रोड डिप किए हैं, एनोड और कैथोड, और हमने इनको बैटरी के साथ अटैच करना है। जो ही हम इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो फौरन इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उस पोटेंशियल की वजह से, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो कैरी ऑन हो जाएगा। अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते तो वो रिएक्शन भी नहीं होगा इसके अंदर। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम बैटरी से इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम इलेक्ट्रोलिटिकल सेल की बात करते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो दो तरह के हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। अब पहला हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हम फ्यूज्ड सॉल्ट यूज कर सकते हैं या हम उन सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन बना सकते हैं। कब हमने फ्यूज सॉल्ट यूज करना है, कब एक्वस सोल्यूशन, वो डिपेंड करता है कि वो जो सॉल्ट आप यूज कर रहे हैं एज इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज करके, उसकी नेचर क्या है, वो सॉल्युबल किस लेवल तक है, किस हद तक है। और दूसरा हमारे पास ये चीज होती है कि हम जो चीज बनाना चाह रहे हैं या जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जब ये रिएक्शन होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, तो उसके रिजल्ट में काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट हमें चाहिए, हम इस चीज को भी मद्देनजर रखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एनोड और कैथोड पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, या यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोरीन गैस। यानी डिपेंड करता है कि हमें जो प्रोडक्ट मिलने हैं एट द इन द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रोसेस होगा वो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस के रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें कौन से प्रोडक्ट चाहिए। उसी हिसाब से फिर हम
या फ्यूज कर लेते हैं उस सॉल्ट को, या हम उसका एक्वा सोल्यूशन बना लेते हैं। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे कि अगर हम अपने सॉल्ट को जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइट बनाना है उसको अगर हम फ्यूज कर लें तो हमें क्या चीज मिल सकती है, या अगर हम उसका एक्वा सोल्यूशन बना लें तो उससे हमें क्या मिलता है। फ्यूज का मतलब ये होता है कि आपने वो जो सॉल्ट लेना है उसका एक्वा सोल्यूशन नहीं बनाना होता। फ्यूज का मतलब ये होता है कि आपने उसको मेल्ट करना है। अब यहाँ पे जो लेड क्लोराइड की मैंने एग्जांपल ली है, अब इसकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो अगर हम इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएं तो उसमें जाहिर सी बात है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैंने आपको अभी भी बताया कि कब हम फ्यूज करते हैं, कब एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारे उस सॉल्ट की नेचर क्या है, क्या वो एक्वा सोल्यूशन के अंदर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है या नहीं है। सेकेंडली, अगर वो फर्ज करें सॉल्युबल है भी सही, तो क्या वो इलेक्ट्रोलिसिस के रिजल्ट में हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन चीजों को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि वो जो आपने इलेक्ट्रोलिसिस करना है वो फ्यूज फॉर्म में सॉल्ट लेना है या एक्वस फॉर्म में उसको यूज करना है एज इलेक्ट्रोलाइट। तो फ्यूज सॉल्ट के लिए हमारे पास, मैंने एग्जांपल ये लेड क्लोराइड की, उसको मैंने हीट किया, हीट करके उसको सॉलिड से मेल्ट करके मैंने लिक्विड फॉर्म में बनाया। अब जब ये फ्यूज हो गया, लिक्विड फॉर्म बन गया, तो आपके पास ये जो लेड और क्लोराइड आयन जो कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ कंबाइन थे, अब वो फ्री हो गए आयंस की फॉर्म में। अब हमारे पास फर्ज कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारे पास लेड क्लोराइड है, और लेड क्लोराइड के अंदर हमारे पास ये जब मैंने इसको फ्यूज कर लिया तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारे पास दो तरह के आयन आ गए, एक लेड आयन आ गए और एक क्लोराइड आयन। याद रखिएगा, अब जब हम फ्यूज सॉल्ट यूज करेंगे तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो तरह के आयन होंगे, एक उस सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव आयन होंगे और एक उस सॉल्ट के अंदर जो नेगेटिव आयन होंगे। फ्यूज फॉर्म में जब हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो उस वक्त वाटर इसके अंदर नहीं होगा। अब होगा क्या कि जो ही हम इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो नेगेटिव आयन होंगे वो मूव करना शुरू कर देंगे उस इलेक्ट्रोड की जानिब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो क्लोराइड आयन है वो मूव करना शुरू कर देंगे कैटायन की जानिब, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो ही क्लोराइड आयन जाएंगे, ये एनाइन मैंने इनको शो किया हुआ क्लोराइड आयन को एज एनाइन, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, एनोड पे जाके वो क्या करेंगे, एनोड पे आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस होता है। यही काम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी यही असूल है और वोल्टिक या गैल्वानिक सेल में भी यही असूल है। यानी हमसे जब अगर कोई पूछता है ना तो कि एनोड और कैथोड में क्या डिफरेंस है, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में होता है, या कैथोड पे नेगेटिव चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। जो हमारे पास वोल्टिक या गैल्वानिक सेल होते हैं उसमें एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए ये कहना कि एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हद तक होगा। तो फिर हम क्या कहने, हमें क्या कहना चाहिए कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है चाहे वो वोल्टिक या गैल्वानिक सेल है। तो खैर जो हमारे पास क्लोराइड आयन है वो जब जाएंगे एनोड के ऊपर तो डेफिनेटली एनोड पे कौन सा प्रोसेस होना है, वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होना है। एनोड पे जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होना है तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो जो नेगेटिव आयन है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, उन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एनोड पे जाके क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हमने फ्यूज्ड फॉर्म में लेड क्लोराइड यूज किया तो हमारे पास नेगेटिव आयन कौन से हैं, क्लोराइड आयन है। तो क्लोराइड आयन एनोड पे जाके क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे, यानी वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो एनोड के ऊपर वो क्लोराइड आयन जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे।
ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि इस फॉर्म में जब हम लेड क्लोराइड को फ्यूज फॉर्म में यूज करेंगे तो हमारे पास एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस हमें अवेलेबल होगी या मिलेगी। इसी तरह वो जो ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, रिमूव हुए हैं, वो इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू आ जाएंगे कैथोड पे, और इधर से जो कैटाइन होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो मूव करेंगे कैथोड की जानिब और वो कैथोड पे आके उन्हीं इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेंगे। जब वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर जाके ऐड होंगे, यानी वो जो पॉजिटिव आयन होंगे वो उन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे। यहाँ पे देखें कैथोड के ऊपर वो जो पॉजिटिव आयन होंगे उसके रिजल्ट में वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में निकले थे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव आयन कैप्चर करेंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द नेगेटिव आयन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द पॉजिटिव आयन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त में ये काम होता है, यानी इधर ऑक्सीडेशन हुई इधर रिडक्शन हुई। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो एक ही टाइम में होता है यहाँ पे। तो आपके पास देखें यहाँ पे एनोड के ऊपर आपको क्लोरीन गैस मिल गई और जो कैथोड है वहां पे आपको लेड सॉलिड की फॉर्म में मिल गया। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो आपको ये कैथोड पे मिलता है, ये एनोड पे मिलता है। इसी तरह ये तो था हमारे पास कि अगर हम फ्यूज फॉर्म में यूज करें। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब हम एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं। जब हम एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं तो जिस तरह फ्यूज फॉर्म में हमें दो चीजें सॉल्यूशन के अंदर मिल रही थी, सिर्फ ये लेड पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन, ये केस एक्वस फॉर्म में नहीं होता। जब आप एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हो, यानी पानी के अंदर किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो, तो उस वक्त प्रॉब्लम ये आती है कि वो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ये आयन्स नहीं होते, बल्कि क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर है वो खुद भी सेल्फ डिसोसिएशन की कैपेबिलिटी रखता है। जब वाटर भी सेल्फ डिसोसिएट हो जाता है तो इन सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन के साथ हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं। यानी अब अगर हम फर्ज करें यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट को अगर हम यूज करें तो यहाँ पे सिर्फ सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन नहीं होंगे, बल्कि इनके अलावा हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन भी होंगे। अब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, जब हमने सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन यूज किया तो उसमें सोडियम और नाइट्रेट आयन के साथ साथ हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन भी हैं। यानी अब हमारे इलेक्ट्रोलाइट में दो आयन्स की बजाय चार आयन्स आ गए। अब क्या होगा, जो ही हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे, यानी इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो अब हमारे पास याद रखिएगा दो पॉजिटिव आयन है, दो नेगेटिव आयन है। अब जो नेगेटिव आयन है वो जाने की कोशिश करेंगे एनोड की जानिब और जो पॉजिटिव है वो कैथोड की जानिब। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो एनाइन है वो दो है, ये नाइट्रेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब जब फ्यूज फॉर्म में हमने यूज किया था तो वो एक ही तरह का नेगेटिव आयन था ना, जो एनोड की जानिब चला गया था। लेकिन जब हम एक्वस फॉर्म में यूज करते हैं तो हमारे पास अब नेगेटिव आयन दो तरह के आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये भी नेगेटिव आयन है, ये भी नेगेटिव आयन है, तो कैथोड की जानिब एनोड की जानिब कौन सा आयन जाएगा? याद रखिएगा एनोड पे प्रोसेस होना है ऑक्सीडेशन का। जिस नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले एनोड पे पहुंच के ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो हाइड्रोक्सिल आयन है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाइट्रेट आयन से ज्यादा होता है। यानी ऐसे समझ लें कि हाइड्रोक्सिल आयन की जो ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग नाइट्रेट आयन से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी नाइट्रेट आयन की बजाय हाइड्रोक्सिल जल्दी पहुंच जाएगा ना एनोड पे। जो हाइड्रोक्सिल एनोड पे पहुंचा उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। अब जब हाइड्रोक्सिल आयन की ऑक्सीडेशन होगी, यानी हाइड्रोक्सिल आयन जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो वो हाइड्रोक्सिल एक्वस फॉर्म में डिस्चार्ज हो जाएगा। वो हाइड्रोक्सिल आपस में कंबाइन होंगे और ऑक्सीजन गैस और वाटर बन जाएगा। अब ऑक्सीजन गैस आपको मिलना शुरू हो जाएगी एनोड के ऊपर। ओके, अब जब आपने सोडियम नाइट्रेट आयन का एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन यूज किया
तो आपको एनोड पे हमेशा ऑक्सीजन मिलती है। एनोड पे ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में, याद रखिएगा, सोडियम नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन से मिलती है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई और साल्ट यूज करो, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओ और एनोड पे ऑक्सीजन ही मिले। यानी ऑक्सीजन सिर्फ सोडियम नाइट्रेट के केस में मिलती है। हाँ, हो सकता है अगर आप सोडियम क्लोराइड का साल्ट यूज कर रहे हो एक्वस फॉर्म में, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सल आयन में से हाइड्रोक्सल जल्दी पहुंच जाए। वो डिपेंड करेगा कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, किसका जाता है। और क्लोराइड आयन, याद रखिएगा, हाइड्रोक्सल आयन से जल्दी पहुंच जाते हैं और हाइड्रोक्सल आयन की बजाय क्लोराइड आयन जाके ऑक्सीडेशन का फिनोमेना करते हैं। तो इसलिए ये कहना जरूरी नहीं है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीजन मिलेगी, वो डिपेंड करेगा आपने साल्ट कौन सा लिया हुआ है। ओके, एनोड पे सोडियम नाइट्रेट जब हमने एक्वस फॉर्म में यूज किया था तो आपको ऑक्सीजन मिल गई। इसी तरह जब ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में हाइड्रोक्सल डिस्चार्ज हुआ, उसने आयन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनोड पे आएंगे और वही इलेक्ट्रॉन कौन से लेंगे, ये पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे देखिएगा, आपके पास जिस तरह नेगेटिव आयन दो तरह के थे, अब इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन भी दो तरह के हैं। अब सवाल अगेन ये पैदा होता है कि भाई इन दोनों पॉजिटिव आयंस में से कौन सा पॉजिटिव जाएगा कैथोड की जानिब, जिसने जाकर रिड्यूस होना है। वो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए, वो इलेक्ट्रॉन कौन सा पॉजिटिव आयन कैप्चर करेगा, वो सोडियम आयन या हाइड्रोजन आयन। अगेन डिपेंड करेगा कि इन पॉजिटिव आयन में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सोडियम आयन से ज्यादा होता है। तो सोडियम आयन से पहले हाइड्रोजन आयन कैथोड पे पहुंच जाएंगे, तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, वो हाइड्रोजन आयन पहुंच जाएंगे कैथोड पे, वो इलेक्ट्रॉन जो यहां से आ रहे थे उन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और रिड्यूस हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो हाइड्रोजन है वो आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देंगे और हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी कहां पे, कैथोड के ऊपर। ओके, यहां पे मैं आपको एक दफा फिर बता दूं कि जब हम सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं तो उस वक्त आपके पास एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब यहाँ पे जो चार चीजें थी ना, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, सोडियम और नाइट्रेट आयन, तो उनमें से जो वाटर के आयंस थे, वाटर के आयंस तो डिस्चार्ज हो गए, यानी जो हाइड्रोक्सल था वो एनोड पे जाके डिस्चार्ज हुआ, जो हाइड्रोजन था वो कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हुआ। ये जो सोडियम नाइट्रेट है, याद रखिएगा सोडियम नाइट्रेट अब यहाँ पे हमने इसलिए लिया, अब हम इसका अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो क्योंकि वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल है, ये मोर सॉल्युबल है, तो इसका मतलब है सोडियम नाइट्रेट पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो जो ही हम इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये जो आयन बनेंगे, अब ये इलेक्ट्रोलिसिस से पहले भी आयंस की फॉर्म में है और जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो गया तो उसके बाद भी जो सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन है वो फिर भी आयंस की फॉर्म में रहेंगे। तो ऐसे आयंस जो इलेक्ट्रोलिसिस से पहले भी आयन की फॉर्म में हो और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होने के बाद भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयन की फॉर्म में मौजूद हो, तो ऐसे आयन को आप नाम देते हो स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन। तो याद रखिएगा जो सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन है वो एज सच आयंस की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद रहेंगे और उन आयंस को क्या हम नाम देते हैं, स्पेक्टेटर आयन। अब यहाँ पे हमारे पास ये जब हम एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता होता है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि इसमें आयन ज्यादा होते हैं। तो यहां तक हमने आज इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर देखा कि प्रोसेस कैसे होता है। नेक्स्ट फिर हम वोल्टेक या गैल्वानिक सेल की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।